तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और मतलब थोड़ा गंभीर विषय है। हाँ, गंभीर तो है। हाँ, तो हम थिंकविल एकेडमी के एक खास स्टडी मॉड्यूल को डिकोड कर रहे हैं, बिल्कुल। जो विशेष रूप से यूपीएसआई 2026 परीक्षा की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका जो मुख्य विषय है वो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। जी, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे इतने भारी भरकम कानूनी नियमों को मतलब धाराओं और दंड के प्रावधानों को एक बहुत ही आकर्षक 3D नोटबुक स्टाइल में पेश किया गया है। देखिए, असल में ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, मतलब इसमें फ्लो चार्ट्स हैं, माइंड मैप्स हैं। तो चलिए इस पूरे मॉड्यूल को अनपैक करते हैं। मैं यही कह रहा था कि कानूनी दस्तावेजों की जो भाषा होती है ना, वो बहुत नीरस होती है, एकदम तकनीकी। बिल्कुल, बेयर एक्ट्स पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, और एक पुलिस भर्ती के उम्मीदवार के लिए इन कानूनों को समझना बहुत जरूरी है। जब एक अधिकारी फील्ड में होता है तो स्थितियां किताब जैसी सीधी नहीं होती। हाँ, वहाँ तो एकदम दबाव होता है। बिल्कुल, वहाँ भावनाओं और सबूतों का एक उलझा हुआ जाल होता है। अगर समझ सिर्फ रटने पर होगी तो न्याय प्रणाली कैसे काम करेगी? सही कहा। इसलिए ये देखना दिलचस्प है कि इस सामग्री में कैसे जटिल कानूनों को मानसिक शॉर्टकट्स और ट्रिक्स में बदला गया है, ताकि दबाव में भी अधिकारी सही फैसला ले सकें। बिल्कुल। तो अगर हम इस प्रेजेंटेशन की दूसरी और तीसरी स्लाइड की तरफ देखें तो शुरुआत ऐतिहासिक संदर्भ से होती है। 1961 से। हाँ, ये कानून 1961 में लागू हुआ था, लेकिन अध्ययन सामग्री खासतौर पर 1984 और 1986 के संशोधनों पर बहुत जोर देती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वही मैं सोच रही थी, मतलब कानून का उद्देश्य तो दहेज रोकना था, लेकिन 2 दशक बाद ही इतने बड़े बदलाव क्यों? देखिए, जब 1961 में ये कानून बना तो समाज के एक वर्ग ने तुरंत इसका लूपहोल या कहें तो तोड़ निकाल लिया। अच्छा। हाँ, लोग कहने लगे कि विवाह के मंडप में तो कोई मांग नहीं हुई थी, जो भी पैसे या सामान लिया गया वो तो शादी के कई महीनों बाद एक उपहार के रूप में लिया गया था। मतलब उसे दहेज नहीं माना जाता था। तकनीकी रूप से पुलिस के हाथ बंधे थे, लेकिन जब हम धारा 2 के तहत दहेज की परिभाषा देखते हैं जो इन संशोधनों के बाद आई। हाँ, स्लाइड 3 में इसे बहुत अच्छे से 4 हिस्सों में बांटा गया है। बिल्कुल। विवाह से पहले, विवाह के समय, विवाह के बाद और विवाह के संबंध में। यही वो सबसे दिलचस्प बात है। कानून की ये व्यापक परिभाषा अपराधियों को बचने का कोई रास्ता नहीं देती। मतलब अगर शादी के 5 साल बाद भी मांग हो रही है और उसका आधार अगर वो विवाह संबंध है तो वो पूरी तरह से दहेज ही माना जाएगा, कोई लूपहोल नहीं बचा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है कानून बनाने का, और उम्मीदवारों को भी यही समझना होता है। रटने से काम नहीं चलेगा कि दहेज लेना अपराध है, परिस्थितियां समझनी होंगी। बिल्कुल। अब अगर अपराध साबित होता है तो सजा क्या होगी? स्लाइड 4 और 5 में धारा 3 और धारा 4 के बीच का अंतर बहुत साफ किया गया है। ये अंतर एक जांच अधिकारी के लिए सबसे बुनियादी बात है। हाँ, जैसे धारा 3 जो है वो दहेज लेने या देने की बात करती है। इसमें न्यूनतम 5 साल की सजा है। 5 साल की जेल और साथ में जुर्माना भी है। जी, 15,000 रुपए या दहेज की कीमत जो भी अधिक हो। सही। और दूसरी तरफ धारा 4 सिर्फ मांग करने से जुड़ी है। मतलब अगर लेन देन पूरा नहीं हुआ, सिर्फ मांग की गई है। बिल्कुल, अगर सिर्फ मांग हुई है तो उसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल का प्रावधान है और 10,000 रुपए का जुर्माना। और स्लाइड 6 में एक धारा 4A भी है जो दहेज से जुड़े विज्ञापनों पर रोक लगाती है। हाँ, विज्ञापनों पर भी सख्त बैन है। अब यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि परीक्षा में ये आंकड़े बहुत उलझाते हैं। 5 साल, 15,000, 6 महीने, 10,000। हाँ, सब मिक्स हो जाता है दिमाग में। यहीं पे ट्रिक्स काम आती हैं। मॉड्यूल में इन्हें तुलना चार्ट्स के जरिए आमने सामने रखा गया है। और यही चीज फील्ड में काम आती है। मान लीजिए कोई शिकायत लेकर आता है कि सगाई के बाद कार की मांग हुई है पर दी नहीं गई, तो अधिकारी को तुरंत समझ आना चाहिए कि ये धारा 4 का मामला है, 3 का नहीं। बिल्कुल, बैराट पलटने का समय नहीं होता वहाँ। सही बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो स्लाइड 7 से 9 तक तस्वीर काफी भयावह हो जाती है। हाँ, ये इस कानून का सबसे गंभीर पहलू है। जब मांग पूरी नहीं होती तो बात क्रूरता या फिर दहेज मृत्यु तक पहुंच जाती है। मॉड्यूल में आईपीसी की धारा 304B का जिक्र है। दहेज मृत्यु। जी, इसमें स्पष्ट है कि अगर विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु होती है तो न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। और साथ ही आईपीसी की धारा 498A भी है जो क्रूरता को कवर करती है। हाँ, लेकिन इन मामलों में पुलिस के लिए जांच करना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये घटनाएं अक्सर घर की चारदीवारी के अंदर होती हैं, कोई बाहरी गवाह नहीं होता। आरोपी परिवार तो यही कहेगा कि हादसा था। बिल्कुल, यहीं पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की धारा 113B सामने आती है। स्लाइड 9 में इसका जिक्र है। सबूत की धारणा या प्रिजम्पशन ऑफ प्रूफ। हाँ, ये सामान्य कानूनी सिद्धांत को पूरा उलट देती है। सामान्य तौर पर पुलिस को साबित करना होता है कि आरोपी दोषी है। तो क्या इसमें ऐसा नहीं है? नहीं, अगर पुलिस ये साबित कर दे कि मौत विवाह के 7 साल के अंदर अप्राकृतिक रूप से हुई है और मौत से पहले दहेज के लिए क्रूरता हुई थी, तो अदालत मान लेगी कि हत्या उन्होंने ही की है। बिल्कुल, अब सबूत का सारा भार आरोपियों पर आ जाता है। उन्हें साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। ये तो न्याय प्रणाली का बहुत ही असाधारण और मजबूत कदम है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो दहेज अधिनियम, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम तीनों मिलकर एक बुलेट प्रूफ कानूनी ढांचा बनाते हैं। क्रूरता के इतिहास से 498A और फिर एविडेंस एक्ट 113B। इस पूरी प्रक्रिया को तेजी से समझने के लिए स्लाइड 10 में एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला दिया गया है, SGG फॉर्मूला। हाँ, अपराध की प्रकृति को समझने के लिए। संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समझौता योग्य। कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। उम्मीदवारों के लिए तो ये रटने का अच्छा तरीका है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका व्यवहारिक प्रभाव बहुत गहरा है। संज्ञेय का मतलब है पुलिस को गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं है। मतलब तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल। और गैर जमानती का मतलब ये नहीं कि जमानत कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि थाने से जमानत नहीं मिल सकती। जमानत देना अब जज के हाथ में है। हाँ, और तीसरा जो जी है, गैर समझौता योग्य, ये सामाजिक रूप से सबसे आम है। इसका मतलब दोनों पार्टियां आपस में समझौता करके केस वापस नहीं ले सकती। एकदम सही। अक्सर दबाव या पैसे के बल पर केस वापस लेने को कहा जाता है, लेकिन कानून कहता है कि ये अपराध पूरे समाज के खिलाफ है। तो एक बार केस दर्ज हुआ तो प्रक्रिया चलती रहेगी। बिल्कुल, कोई निजी समझौता उसे रोक नहीं सकता। ये SGG फॉर्मूला अधिकारी को उसकी शक्तियों का तुरंत एहसास कराता है। और मॉड्यूल के आखिरी हिस्से में स्लाइड 11 से 18 तक इन सभी चीजों को समेटा गया है, इन्फोग्राफिक्स, तुलना चार्ट्स और संभावित MCQ के जरिए। हाँ, और वो केस आधारित फ्लोचार्ट्स भी। वो तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब एक काल्पनिक स्थिति दे दी जाती है और कदम दर कदम सोचना होता है। ये असल में एक सिमुलेशन की तरह है।
जैसा पायलट को उड़ान से पहले सिमुलेटर में ट्रेनिंग मिलती है। हाँ, ताकि फील्ड में जब असल केस सामने आए तो दिमाग न्यूरल पाथवे के जरिए तुरंत सही धाराओं तक पहुंच जाए। और वो 1 पेज सुपरविजन माइंड मैप पूरे कानून को एक पन्ने पर ले आता है, निर्माण करती है। ताकि वो उलझे हुए मामलों में बिना समय बर्बाद किए सही कानूनी कदम उठा सके। और मैं तो ये भी कहूंगी कि इस तरह की कानूनी साक्षरता सिर्फ वर्दी पहनने वालों तक सीमित नहीं रहनी ग्राम चाहिए। नागरिकों के लिए भी बहुत जरूरी है। जब समाज को पता होगा कि दहेज की परिभाषा कितनी विस्तृत है या जमानत इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो कानून का एक स्वाभाविक डर और सम्मान पैदा होगा। बिल्कुल, सूचना के युग में कानूनी अधिकारों की समझ होना सबसे बड़ी ताकत है। ये बहुत ही सही बात है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा पहलू भी है जो सोचने पर मजबूर करता वो है। क्या? दहेज क्रूरता और अप्राकृतिक मृत्यु ये सिर्फ कागजी घटनाएं नहीं है, इनके पीछे भयानक सामाजिक दबाव और गहरी मानवीय पीड़ा छुपी होती है। हाँ, त्रासदियां हैं ये। तो जब हम इन गहरी मानवीय व्यथाओं को केवल एक परीक्षा पास करने के लिए फ्लो चार्ट्स, ट्रिक्स और SGG जैसे फॉर्मूलों में बदल देते हैं तो एक सवाल उठता है, बिल्कुल। क्या इससे भावी पुलिस अधिकारियों में इन अपराधों के शिकार लोगों के प्रति सच्ची संवेदनशीलता और गहरी समझ विकसित होती है, या फिर ये केवल स्मृति का एक तकनीकी परीक्षण बनकर रह जाता है? ये कानून के तकनीकी और मानवीय पहलुओं के बीच के संतुलन का सवाल है। हाँ,